हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी लेबर इंस्पेक्टर की एमसीक्यू वीडियो सीरीज चल रही थी, उसमें हमने श्रम कानून के से रिलेटेड 4 अधिनियम के एमसीक्यू कर लिए थे। आज हमारा 5वां अधिनियम है जिसका हम एमसीक्यू करने वाले हैं, और वो अधिनियम है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। ये अधिनियम छोटा सा अधिनियम है, लेकिन एक क्वेश्चन यहां से आपसे पेपर में बन सकता है। तो इस अधिनियम से रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं वो आज की क्लास में हम कवर करने वाले। जैसे कि मैं आपको बताया ही हूं कि छोटा सा अधिनियम है, और इस अधिनियम से जो क्वेश्चन बन सकता है पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा, वो सब क्वेश्चन हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको फिर से वही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक श्रम कानून को डिटेल में नहीं पढ़ा है, केवल एमसीक्यू करने आए हैं, तो ये आपको पेपर में मदद नहीं कर पाएंगे या ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर जो क्वेश्चन मैंने यहां पर लिया है, अगर वही सेम क्वेश्चन आ गया तो आपसे बन जाएगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो आपसे नहीं बन पाएगा। तो आप खुद भी यह अधिनियम पढ़ के आइए, नेट में आपको मिल जाएगा। या अगर आपको उसमें कानूनी भाषा पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो आप हमारा कोर्स श्रम कानून वाला ज्वाइन कर सकते हैं। 399 का कोर्स है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा लेबर इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज चल रही है, वो भी ज्वाइन कर सकता है। और अगर कोई हॉस्टल वार्डन का तैयारी कर रहा है तो उसकी भी टेस्ट सीरीज प्रारंभ होने वाली 19 जून से, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी डिटेल नीचे दी गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको लगे कि ये एमसीक्यू सीरीज आपके लिए मदद कर रही है, तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। और अगर आपको जितने क्वेश्चन बन रहे हैं, थोड़ा सा कमेंट में आप बताइएगा कि सर इतने क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा कि आप जो है आपके लिए वीडियो सीरीज मदद दे रही है। तो इससे हम मोटिवेट होकर और आपके लिए अच्छे वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अंतर्गत पारिश्रमिक का अर्थ क्या है? यानी इस अधिनियम के अंतर्गत पारिश्रमिक की परिभाषा यानी मजदूरी की परिभाषा आप बोल सकते हो क्या बताई गई है, क्योंकि अधिनियम का नाम ही क्या है? समान पारिश्रमिक अधिनियम। तो वही आपसे पूछ रहा है कि इस अधिनियम के अंतर्गत पारिश्रमिक की परिभाषा क्या दी गई है। पहला, केवल मूल वेतन। सेकंड, मूल वेतन और महंगाई भत्ता। तीसरा, मूल वेतन और परिलब्धियां जो भी देय हो। और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस अधिनियम के अंतर्गत जो पारिश्रमिक की परिभाषा दी गई है, उसमें बताया गया है कि जो मूल वेतन होता है वो पारिश्रमिक में आता है, प्लस इसके अलावा जो अन्य परिलब्धियां भी दी जाती है, चाहे वो वस्तु के रूप में दी गई हो या नगद के रूप में दी गई हो, उसको भी पारिश्रमिक में काउंट किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मूल वेतन और परिलब्धियां जो भी देय हो। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन यहां से 100% बन सकता है। अगर इस अधिनियम से क्वेश्चन आ रहा है तो ज्यादातर चांस है आपको पारिश्रमिक की परिभाषा पूछी जाए। तो याद रखिएगा, पारिश्रमिक की परिभाषा में मूल वेतन और परिलब्धियां जो भी देय हो वो आपका पारिश्रमिक की परिभाषा में आएगा। याद रखिएगा, जो परिलब्धियां हैं ये नगद रूप में भी दी जा सकती है या वस्तु के रूप में भी दी जा सकती है, इसको याद रखिएगा। चलिए, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है यहां पर, निर्धारित तरीके से उनके द्वारा नियोजित श्रमिकों के संबंध में रजिस्टर और अन्य दस्तावेज को बनाए रखना प्रत्येक डैश का कर्तव्य है। यानी इस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर को मेंटेन रखना किसका कर्तव्य है? आपसे पूछा जा रहा है कि इस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर को मेंटेन रखना किसका कर्तव्य है। पहला लिखा है उपयुक्त सरकार। उपयुक्त सरकार का मतलब होता है समुचित सरकार। क्लियर है? उपयुक्त सरकार का ही मतलब क्या होता है? समुचित सरकार। सेकंड होता है कर्मचारी, तीसरा है नियोक्ता और चौथा है श्रम आयु। तो किसका अधिकार होता है या किसका कर्तव्य होता है रजिस्टर को मेंटेन करने का? हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। किसका कर्तव्य होता है? नियोजक का। नियोजक का मतलब क्या होता है? मालिक होता है। नियोजक का मतलब मालिक होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? नियोक्ता भी हम इसी को बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नियोक्ता। यानी इस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर मेंटेन करने का कर्तव्य किसका है? नियोक्ता का है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 है यहां पर,
समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत सलाहकार समिति में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। यानी समान पारिश्रमिक अधिनियम के अंतर्गत सलाहकार समिति बनती। सलाहकार समिति ये बताती है कि कौन से काम में महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर होनी चाहिए, या महिलाओं को रोजगार और ज्यादा कैसे रोजगार उनको दिलाया जा सकता है, उसके बारे में अनुशंसा करने के लिए सलाहकार समिति बनाई जाती है। तो उस सलाहकार समिति में मिनिमम कितने सदस्य होने चाहिए, आपको यह पूछा है। 5 सदस्य, 10 सदस्य, 15 सदस्य या 12 सदस्य। तो याद रखिएगा, जो सलाहकार समिति बनाई जाती है कि जो महिलाओं को रोजगार कैसे ज्यादा दिलवाया जा सकता है, सलाह देने के लिए, वो सलाहकार समिति में मिनिमम सदस्यों की संख्या 10 होनी चाहिए। याद रखिएगा, वो सलाहकार समिति में जो मिनिमम सदस्यों की संख्या है वो कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इस अधिनियम के के तहत गठित सलाहकार समिति के सदस्यों को कौन नामित करता है। जैसे कि मैंने बताया कि सलाहकार समिति में मिनिमम 10 सदस्य होने चाहिए, तो ये 10 सदस्यों को नामित कौन करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उपयुक्त सरकार। उपयुक्त का मतलब होता है समुचित सरकार, जैसे मैंने ऊपर भी आपको बताया, समुचित सरकार और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सलाहकार समिति का गठन कौन करता है, समुचित सरकार करती है, और उनके सदस्यों को नामित भी कौन करेगा, समुचित सरकार करेगी। यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सरकार या समुचित सरकार इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये कॉन्स्टिट्यूशन से, इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। यानी समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा, ये भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 38, 40, 44 की 39। तो क्या है, आर्टिकल नंबर 39 है कि राज्य के अनुसरणीय तत्व यानी या राज्य के अनुकरणीय तत्व, कि ऐसा काम जो राज्य के द्वारा किया जाएगा तो एक राज्य लोक कल्याणकारी राज्य बन सकता है, जो कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। और आर्टिकल 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। यानी इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, अनुच्छेद 39। तो अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है, चाहे पुरुष हो या महिला हो, अगर वो समान कार्य कर रहे हैं तो उनको समान वेतन दिया जाएगा, आर्टिकल 39 में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है यहां पर, अधिनियम के तहत सरकार अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों की सुनवाई और निर्णय लेने के उद्देश्य से ऐसे अधिकारियों को नियुक्त करेगी जो डैश के रैंक से कम का नहीं होगा। यानी इस अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई के लिए जो अधिकारी की नियुक्ति गवर्नमेंट करती है, वो अधिकारी कौन से रैंक के नीचे का नहीं हो सकता, जिला मजिस्ट्रेट, सुलह अधिकारी, श्रम आयुक्त या श्रम अधिकारी। तो याद रखिएगा कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो सरकार जांच के लिए अधिकारी की नियुक्ति करती शिकायतों की जांच के लिए, तो वो अधिकारी कम से कम श्रम अधिकारी की श्रेणी का होना चाहिए, उससे नीचे की श्रेणी का नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, श्रम अधिकारी की श्रेणी का होना चाहिए, इससे नीचे का अधिकारी नहीं हो सकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर शिकायतकर्ता निर्णय से खुश नहीं है तो कितने दिनों के भीतर अधिकारी के पास अपील कर सकता है। अगर कोई शिकायत करता है, वो जो भी निर्णय दिया गया इस अधिनियम की जांच करने के बाद, अगर वो उस निर्णय से खुश नहीं है तो वो कितने दिनों के भीतर ऊपर के अधिकारी के पास अपील कर सकता है, 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन। तो क्या आंसर होगा, 30 दिन के भीतर। यानी ऊपर जो भी अगर कोई निर्णय दिया गया है, अगर वो शिकायत करता उस निर्णय से खुश नहीं है, तो वो उस निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है ऊपर के अधिकारी के पास, कितने दिनों के भीतर, निर्णय आने के 30 दिन के भीतर। तो 30 दिन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्न में से किन परिस्थितियों में नियोजक लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। यानी इनमें से ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें नियोजक यानी मालिक जो है किसी को काम में रखते हुए पुरुष या स्त्री के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, यानी लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। पदोन्नति के मामले में, स्थानांतरण के मामले में, प्रशिक्षण के मामले में, या उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो आपका नियोजक होता है वो लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। कब,
अगर किसी का ट्रांसफर करना हो, अगर किसी को प्रशिक्षण देना हो, या अगर किसी की पदोन्नति करना हो, प्रमोशन करना हो, तो इस आधार पर वो जो है उनके लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, ना ही उनको काम में रखते समय लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, या आपको समान कार्य के लिए उनको जो है वेतन भी समान देगा, उसमें भी भेदभाव नहीं कर सकता। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई मालिक रजिस्टर को सुरक्षित नहीं रखता तो उसे सजा हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है? नियोजक की है, मालिक की है। लेकिन अगर मालिक जो है वो रजिस्टर को मेंटेन नहीं रखता तो उसको कितनी सजा हो सकती है? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने? कितनी सजा हो सकती है? 1 महीने की सजा हो सकती है। तो याद रखिएगा कि इस अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई मालिक रजिस्टर को मेंटेन नहीं करता तो उसको 1 महीने की सजा, साथ ही साथ 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 1 महीने की सजा, 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, या दोनों भी लगाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इस अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? यानी इस अधिनियम के अंतर्गत नियम कौन बना सकता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, समुचित सरकार, या इनमें से कोई नहीं? तो इस अधिनियम के अंतर्गत जो नियम बनाने की शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास है। यानी ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो नियम बनाने की शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? कि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने अपराध को दोबारा दोहराता है तो उसे कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? यानी इस अधिनियम के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने अपराध को दोबारा करता है, जो पहले भी वो अपराध कर चुका है, इस अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानों का उल्लंघन कर चुका है, उसको एक बार सजा हो चुकी है, वो दोबारा उस अपराध को दोहराता है तो उसको कितना जुर्माना लगेगा? 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, 40,000 रुपए। तो पहली बार अपराध करता है तो 10,000 का जुर्माना लगता है, लेकिन अगर वो अपराध को दोहराता है तो जुर्माना भी दुगना हो जाता है। जुर्माना भी क्या होता है? दुगना हो जाता है। यानी दोहराएगा तो कितना जुर्माना लगेगा? 20,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। यानी 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? कि इस अधिनियम के अंतर्गत कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति किसे प्राप्त है? यानी इस अधिनियम के अंतर्गत जब अधिनियम संसद से पारित होकर आया तो जब इस अधिनियम को लागू कराने लगे तो लागू कराते समय इस अधिनियम के प्रावधानों से कठिनाई भी हो सकती है कि उन प्रावधानों को लागू करने में, तो प्रावधानों को अगर कुछ कठिनाई आ रही है तो प्रावधानों में कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो कठिनाइयों को दूर करने की पावर किसके पास है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, समुचित सरकार, या इनमें से कोई नहीं? तो ये पावर किसके पास होती है? केंद्र सरकार के पास होती है। कठिनाइयों को दूर करने की पावर केंद्र सरकार के पास है। एक करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 13 है, इस अधिनियम के अंतर्गत अगर मालिक जांच के दौरान कोई सूचना देने से इनकार करता है तो उसमें उसे कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? यानी अगर कोई मालिक से कोई सूचना मांगी गई है और वो सूचना नहीं दे रहा है जांच के दौरान, तो उसके ऊपर कितना जुर्माना लग सकता है? 10,000, 20,000, 30,000, 40,000? कितना जुर्माना लग सकता है? 10,000 का जुर्माना लग सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 10,000। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? कि इस अधिनियम निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, इस अधिनियम में कुल 18 धारा है। इस अधिनियम में कुल 4 अध्याय है। यह अधिनियम 11 फरवरी 1976 को लागू हुआ है। कौन सा सही है? 1, 2, 2, 3, 1, 3 या 1, 2, 3? कौन सा सही है? तो इस क्वेश्चन में अगर हम इस अधिनियम की देखें तो इस अधिनियम में टोटल धाराओं की संख्या 18 ही है। अगर मैं टोटल अध्याय की बात करूं तो टोटल अध्याय की संख्या 3 है। और ये अधिनियम जो है ये 11 फरवरी 1976 को ही लागू हुआ है। तो अगर मैं देखूं तो पहले लिखा है इस अधिनियम में 18 धारा है, बिल्कुल सही है। इस अधिनियम में कुल 4 अध्याय हैं, गलत है। इस अधिनियम में 3 अध्याय हैं और यह अधिनियम 11 फरवरी 1976 को लागू हुआ है, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 सही है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 3 सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि अधिनियम छोटा है, ज्यादा क्वेश्चन इससे बनते नहीं है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है कि इस अधिनियम के लागू होने से कौन सा प्रावधान निरसित हुआ?
यानी यह अधिनियम लागू होते ही कौन सा प्रावधान जो पहले चल रहा था वो निरसित हो गया। समान पारिश्रमिक अध्यादेश 1975, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1932, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस अधिनियम के लागू होने से समान पारिश्रमिक अध्यादेश 1975 निरसित हो गया, क्योंकि यह अधिनियम लाने से पहले अध्यादेश लाया गया था, क्योंकि उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा था, तो इसके ऊपर अध्यादेश लाए और जब संसद बैठी तो इस अध्यादेश को अधिनियम का रूप दे दिया गया और अध्यादेश जो यहां पर लागू किया गया था उसको निरसित कर दिया गया। तो समान पारिश्रमिक अध्यादेश 1975 इस अधिनियम के लागू होते ही निरसित हो गया। तो ये थे इस अधिनियम से रिलेटेड 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस अधिनियम से रिलेटेड आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अधिनियम छोटा है तो यहां से ज्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं बनेंगे, लेकिन जो मैंने बताया अगर आप वो अच्छे से पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड चीज जो मैंने एक्सप्लेन की वो भी अगर आपके पेपर में आएगी तो आपको बेनिफिट दे सकती है। लेकिन अगर आप श्रम अधिनियम पूरा पढ़ना चाहते हैं तो 399 वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज जो चल रही है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं अपने आप को परखने के लिए। और यही मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप आज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने में सक्षम हुए होंगे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपसे कितना क्वेश्चन बना, आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है कि नहीं, आपके लिए बेनिफिट दे रही है कि नहीं वीडियो सीरीज। आपका इंतजार मैं करूंगा कमेंट बॉक्स में कि आप जो है इस वीडियो सीरीज को कितना महत्व दे रहे हैं, कितना प्यार दे रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के मध्य शेयर करें। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।